गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राहुल गर्ग स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल राहुल सर पीसीएम में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और इंग्लिश में अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये जो चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसमें मुख्यतः वैद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र के विषय में जानकारी लेंगे। चूंकि चैप्टर का नाम वैद्युत से ही शुरू होता है तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम पहले जाने कि वैद्युत या विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी क्या है। अगर हमें विद्युत, वैद्युत या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना है तो हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। अगर हम एक कंघी को सूखे बालों में रगड़ें तो जैसे ही सूखे बालों में किसी कंघी को रगड़ा जाता है तो ये जो कंघी होती है इसमें कागज के अगर हम इसके छोटे छोटे टुकड़े रखें तो कंघी इन कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती, अर्थात ये छोटे छोटे कागज के टुकड़े कंघी में चिपक जाते हैं। ये आकर्षण जो है वो गुरुत्वाकर्षण से भिन्न है। जिस प्रकार एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है तो उनके बीच लगने वाले बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यहाँ सूखे बालों में कंघी को रगड़ने पर जो कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है वो आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से भिन्न है। ये बल बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण से समानता नहीं रखता। चूंकि ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े आकर्षित करने का गुण जो कंघी में उत्पन्न हुआ वो कंघी को सूखे बालों में रगड़ने से उत्पन्न हुआ है, अर्थात ये विद्युत एक रगड़ या घर्षण बल है। क्योंकि अगर हमें विद्युत उत्पन्न करना है तो हमें घर्षण या रगड़ने का कार्य करना पड़ेगा। आगे चलकर थेल्स नामक वैज्ञानिक, जिन्हें यूनान का जनक कहा जाता है, एक पदार्थ एम्बर नामक पदार्थ लिया और उसमें एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा। थेल्स ने देखा कि जब एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो इस एम्बर नामक पदार्थ में भी कई छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे कागज के टुकड़े आदि को आकर्षित करने का इसमें गुण उत्पन्न हो जाता है। आगे चलकर काफ़ी वर्षों तक विद्युत के क्षेत्र में कोई खोज नहीं हुई, लेकिन आगे कई वर्षों पश्चात ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम इनके चिकित्सक हुए, जिन्हें विलियम गिलबर्ट कहा जाता है। इन्होंने भी कई ऐसे पदार्थों की खोज की जिसमें छोटे छोटे वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण पाया गया। अंततः 1646 में एक थॉमस ब्राउन नामक वैज्ञानिक हुए और ये थॉमस ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने एम्बर नामक पदार्थ पर जब किसी पदार्थ को रगड़ा या उससे घर्षण किया तो इस एम्बर नामक पदार्थ में उन छोटे छोटे कागज के टुकड़े या हल्के पंख आदि को जब आकर्षण का गुण इसमें उत्पन्न हो गया तो उन्होंने इस एम्बर अर्थात उन्होंने माना कि एम्बर आवेशित हो गया। एम्बर आवेशित होने का कारण विद्युत है, अर्थात
एम्बर शब्द को ही अंग्रेजी में इलेक्ट्रम कहा गया और इसी से इलेक्ट्रिसिटी की उत्पत्ति हुई, जिसे हम विद्युत कहते हैं। तो इस प्रकार विद्युत शब्द की उत्पत्ति का एक लंबा कालक्रम रहा। प्रारंभ में एक सूखे बालों में जब कंघी को रगड़ा गया तो देखा गया कि कंघी में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। आगे चलकर यूनान के महान वैज्ञानिक थेल्स हुए, जिन्हें यूनान के जनक भी कहा जाता है। इन्होंने एक एम्बर नामक पदार्थ लिया और उसे ऊन से रगड़ा और उन्होंने देखा कि ये एम्बर में भी कई छोटे छोटे कागज के टुकड़े और अन्य छोटे छोटे पदार्थों को इसमें भी आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। लेकिन ये आकर्षण जो उत्पन्न हुआ ये इन पदार्थों में, कंघी में या एम्बर में, ये आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल से एकदम भिन्न था, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कहलाता है, जबकि कंघी या एम्बर नामक पदार्थ में जो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों आदि को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हुआ वो रगड़ या घर्षण के कारण उत्पन्न हुआ। अतः ये आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल में जो आकर्षण बल लगता है उससे सर्वथा क्या है, भिन्न है। आगे इसी कालक्रम में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चिकित्सक विलियम गिलबर्ट ने कई ऐसे छोटे छोटे पदार्थों की खोज की जिनमें अन्य पदार्थों को आकर्षित करने का गुण पाया गया। अंततः 1646 में थॉमस ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने एम्बर नामक पदार्थ, जिसमें अपने से छोटे छोटे वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, उसे इलेक्ट्रम नाम से संबोधित किया और जिसे इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत कहा जाता है। तो इस प्रकार से विद्युत शब्द की उत्पत्ति हुई और आगे चलकर हम आवेश तथा क्षेत्र अन्य की जानकारी लेंगे। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ थी। आगे अब हम एक विद्युत की एक परिभाषा बनाएंगे और देखेंगे कि विद्युत कहते किसे हैं परिभाषा के रूप में। तो विद्युत के बारे में अगर देखें तो विद्युत एक ऊर्जा है। विद्युत एक ऊर्जा है जिसके कारण जो कोई वस्तु है उस वस्तु में कई छोटी छोटी हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो विद्युत एक ऊर्जा है जिससे किसी वस्तु में कई छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसी को हम विद्युत के नाम से जानते हैं। तो अगर हम परिभाषा के रूप में देखें तो विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण वस्तु में कई छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे ही हम विद्युत के नाम से जानते हैं। चूंकि यह विद्युत या तो घर्षण से उत्पन्न होता है या तो रगड़ से उत्पन्न होता है, यानी रगड़ने से उत्पन्न होता है। तो चूंकि विद्युत घर्षण या रगड़ने से उत्पन्न होता है, इसलिए इसे हम घर्षण विद्युत के नाम से भी जानते हैं। इसलिए हम इसे घर्षण विद्युत के नाम से भी जानते हैं। जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को, जिस पदार्थ में ये हल्की छोटी छोटी वस्तुएं हैं, हल्की वस्तुएं, और ये एक पदार्थ है जिसमें इन वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। अर्थात ये पदार्थ जिसमें इन छोटी छोटी हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे हम विद्युन्मय कहते हैं। इसे हम विद्युन्मय कहते हैं। और अगर हम विद्युन्मय शब्द को अंग्रेजी में जाने तो इसे हम विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसमें किसी वस्तु या पदार्थ में हल्की हल्की वस्तु या पदार्थों को
आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। और चूंकि यह आकर्षण हमें घर्षण या रगड़ने से उत्पन्न होता है, अतः हम विद्युत को घर्षण विद्युत भी कह देते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें इन हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे विद्युन्मय या इलेक्ट्रीफाइड के नाम से जाना जाता है। अर्थात चूंकि ये जो पदार्थ है जिनमें हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हुआ, जिन्हें हम विद्युन्मय के नाम से जानते हैं, इसका अर्थ है कि विद्युन्मय पदार्थ आवेशित होता है। अर्थात यदि यह आवेशित होगा तभी यह हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करने का गुण इसमें उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार विद्युत किसे कहते हैं, यह कैसे उत्पन्न होता है, तथा विद्युन्मय किसे कहते हैं, या कोई पदार्थ कब आवेशित होता है, ये सब कॉन्सेप्ट की जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। आगे हम कुछ छोटे छोटे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसे अगला टॉपिक है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, इसका मात्रक व विमीय सूत्र लिखिए। ये शॉर्ट टाइप का एक बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, इसका मात्रक व विमीय सूत्र लिखिए। तो वैद्युत आवेश को हम परिभाषित करेंगे और इसके मात्रक और विमीय सूत्र को भी समझते हैं कि अभी अभी हमने पढ़ा कि वैद्युत आवेश एक राशि है। कैसी राशि है, भौतिक राशि। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वैद्युत आवेश एक राशि है। किस प्रकार की राशि है, भौतिक। विद्युत आवेश को किसी पदार्थ ने अर्जित कर लिया है, अर्थात किसी पदार्थ ने वैद्युत आवेश को अर्जित कर लिया है। इसका अर्थ होता है कि वह पदार्थ विद्युन्मय हो गया है, और विद्युन्मय हो गया अर्थात वह आवेशित हो गया है। अर्थात वैद्युत आवेश एक भौतिक राशि है, जिसके अंतर्गत यदि कोई पदार्थ वैद्युत आवेश अर्जित कर लेता है तो वह विद्युन्मय हो जाता है, अर्थात वह आवेशित हो जाता है। और कोई पदार्थ आवेशित होने पर उसमें एक गुण उत्पन्न होता है, जिसके कारण वह कई छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करने लगता है, आकर्षित करने लगता है या खींचने लगता है। इसी को अर्थात वह पदार्थ विद्युन्मयता का गुण प्रदर्शित करने लगता है। तो ये प्रॉपर्टी हुई विद्युत आवेश की। अगर हम इसे परिभाषित करना चाहें सिंपल शब्दों में, तो हम देखेंगे कि वैद्युत आवेश एक भौतिक राशि है, जिसे अगर कोई पदार्थ अर्जित कर लेता है तो वह विद्युन्मय या आवेशित हो जाता है तथा विद्युन्मयता का गुण प्रदर्शित करने लगता है। तो सिंपल शब्दों में अगर हम समझें कि अगर यह कोई पदार्थ है और यह विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है, तो इसमें एक गुण उत्पन्न हो जाएगा जो विद्युन्मय कहलाता है। यह विद्युन्मयता का गुण यह होता है कि अर्थात यह आवेशित हो जाता है तथा यह विद्युन्मयता का गुण प्रदर्शित करने लगता है, अर्थात यह छोटे छोटे पार्टिकल्स को इसमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार वैद्युत आवेश की परिभाषा क्लियर हुई। अगर हम इसका मात्रक जानें तो इसका मात्रक अगर हम देखें तो विद्युत आवेश का SI मात्रक जो होता है
वह कूलाम होता है। यह काफ़ी प्रश्नों में काफ़ी एग्जाम पेपर प्रश्न पत्रों में ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है और आगे चल के बहुत सी जगह इस मात्रक के द्वारा हम कई व्युत्पन्न मात्रकों को निकालना भी सीखेंगे, इसलिए इसे बहुत अच्छे से तैयार करना जरूरी है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम तथा इसका विमीय सूत्र देखें तो विद्युत आवेश का विमीय सूत्र m0 L0 T0 तथा A। इसे हम माल्टा A के नाम से भी पढ़ सकते हैं क्योंकि m की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 0 तथा A है। अगर हम इसे देखें कि किस संकेत के द्वारा दर्शाते हैं तो हमें इसे कूलाम यानी संकेत C के द्वारा दर्शाते हैं। चूंकि आवेश में विधुन्मयता का गुण पाया जाता है तथा यह कई हल्की वस्तुओं को इसमें आकर्षित करने का केवल गुण उत्पन्न होता है, अतः इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति अदिश होती है, इसलिए इसे अदिश राशि भी कहा जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अगर कोई पदार्थ अर्जित कर लेता है तो वह आवेशित हो जाता है अर्थात विधुन्मय हो जाता है। आवेशित होना यानी विधुन्मय होने का सीधा अर्थ है कि उस पदार्थ में हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वह पदार्थ विधुन्मयता का गुण प्रदर्शित करने लगता है। ऐसे पदार्थों को विद्युत आवेश कहा जाता है। इसका एसआई मात्रक कूलाम, विमीय सूत्र m0 L0 T0 A तथा इसकी प्रकृति अदिश होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, इसका मात्रक व विमीय सूत्र। इस प्रश्न को मोस्ट कर लें और ये पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने की इसकी संभावना रहती है। तो इसे हम या तो फिर सिंपल इससे बनने वाले क्वेश्चन होते हैं कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक लिखिए, या तो इसे मैच द फॉलोइंग, या तो फिल इन द ब्लैंक्स, या तो इसकी नेचर यानी प्रकृति को भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। आगे हम देखेंगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं और इनके प्रकारों को कुछ प्रयोगों और उदाहरणों के द्वारा हम समझेंगे। आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार समझने के लिए हम 2-3 प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं तथा उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके लिए हम एक दृढ़ आधार लेते हैं। दृढ़ आधार इन द सेंस आप कोई हैंगर जिसको एक मजबूत दीवार से ऐसे अटैच कर दिया गया है और इसमें हम एक कांच की छड़ लटका देते हैं। कांच की छड़ में धनावेश होता है। इसके बाजू में हम दूसरी कांच की छड़ लाते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ जो पहली कांच की छड़ है यहाँ धनावेश है और जिस दूसरी कांच की छड़ को हम इस पहली कांच की छड़ के नज़दीक लाते हैं उसमें भी धनावेश है, अर्थात दोनों कांच की छड़ों में आवेश समान है, यानी दोनों का आवेश कैसा है? धनावेश है। तो जब हम कांच की एक छड़ हैं तथा इसे रेशम के कपड़े से रगड़ लेते हैं, जैसे ही हमने पढ़ा था पीछे कि जैसे ही किसी पदार्थ को रगड़ा जाता है या उसमें घर्षण किया जाता है तो वह विधुन्मय हो जाती है, अर्थात वह आवेशित हो जाती है, जिससे उसमें हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो आवेश के प्रकार समझने के लिए हम एक कांच की छड़ जिसे एक
दृढ़ आधार से लटका दिया जाता है तथा जिसमें धनावेश होता है, उसके नज़दीक दूसरी कांच की छड़ जिसे रेशम के कपड़े से रगड़कर इसके नज़दीक लाया जाता है, तो हम पाते हैं कि ये जो धागे से लटकी हुई कांच की छड़ है, जैसे ही इस कांच को छड़ को हम इसके नज़दीक लाते हैं तो वह प्रतिकर्षित हो जाती है। प्रतिकर्षित हो जाती है अर्थात यह दूर हटती है। तो हमने यहाँ देखा कि जब एक कांच की छड़ जिसमें धनावेश है तो दूसरी कांच की छड़ उसे रेशम के कपड़े से रगड़कर यदि इसी कांच की छड़ के नज़दीक लाएं तो यह धागे से लटकी हुई कांच की छड़ प्रतिकर्षित हो जाती है। दूसरा प्रयोग करते हैं। दूसरे प्रयोग में हम एक एबोनाइट की छड़ लेते हैं और इस एबोनाइट की छड़ को सेम वैसे ही जैसे पहले प्रयोग में धागे से एक दृढ़ आधार से धागे के द्वारा इस एबोनाइट की छड़ को लटका दिया जाता है। एबोनाइट की छड़ में ऋण आवेश होता है। अगर हम एक दूसरी एबोनाइट की छड़ जिसमें ऋणावेश है उसे पुनः रेशम के कपड़े से रगड़कर अगर इसके नज़दीक लाते हैं तो धागे से लटकी हुई एबोनाइट की छड़ प्रतिकर्षित होती है। तो इस प्रकार हमने दो प्रयोग देखा कि जब हम कांच की छड़ को जिसे धागे के द्वारा एक दृढ़ आधार से लटकाया गया है उसके नज़दीक एक दूसरी कांच की छड़ जिसे रेशम के कपड़े से रगड़कर इसके नज़दीक लाया जाता है तो धागे से लटकी हुई कांच की छड़ प्रतिकर्षित हो जाती है। तो वहीं दूसरे प्रयोग में हमने देखा कि एक एबोनाइट की छड़ को यदि स्वतंत्रता पूर्वक एक दृढ़ आधार से एक धागे के द्वारा लटका दिया जाए तथा उसके नज़दीक एक दूसरी एबोनाइट की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर यदि हम इसके पास लाते हैं तो इसमें भी तो इस छड़ के कारण ये एबोनाइट की छड़ भी क्या होती है, प्रतिकर्षित होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि चाहे धनावेशित कांच की छड़ के नज़दीक धनावेशित कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर इसके नज़दीक लाया गया तो ये छड़ इसको प्रतिकर्षित करती है। तो दूसरी ओर ऋणावेशित एबोनाइट की छड़ के नज़दीक रेशम के कपड़े से रगड़कर जब दूसरी एबोनाइट की छड़ को लाते हैं तो यह भी इस धागे से लटकी हुई एबोनाइट की छड़ को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। अगर हम तीसरा प्रयोग देखें तो इस प्रयोग में पुनः हम ऐसा ही दृढ़ आधार लेते हैं तथा उसमें एक कांच की छड़ को स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं और जैसा कि हमने देखा कि कांच की छड़ में कौन सा आवेश है, धनावेश। तो इस कांच की छड़ को दृढ़ आधार से धागे से लटका दिया जाता है। जब इसके नज़दीक एक एबोनाइट की छड़ को जिसमें ऋणावेश होता है इसे रेशम के कपड़े से रगड़कर इसके नज़दीक लाते हैं तो हम देखते हैं कि ये दोनों छड़ हम देखते हैं कि एबोनाइट की छड़ कांच की छड़ को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इन तीन प्रयोगों के आधार पर हमने देखा कि यदि धन आवेश के निकट धन आवेश लाया जाए तो उनके मध्य लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल, यदि ऋण आवेश के नज़दीक ऋण आवेश लाया जाए तो इन दोनों के मध्य लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल, तथा यदि धन आवेश के नज़दीक ऋण आवेश लाया जाए तो इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। इस प्रकार हम इन प्रयोगों के आधार पर देखते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। साथ ही इन प्रयोगों के आधार पर हम देखते हैं कि यदि हम
धन आवेश को धन आवेश के निकट लाएं तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल होता है। यदि ऋण आवेश के नज़दीक ऋण आवेश लाएं तो इनके मध्य लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल होता है। तथा यदि हम देखें कि हम धन आवेश के नज़दीक ऋण आवेश लाएं तो इनके मध्य लगने वाला बल आकर्षण बल होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि दो सजातीय आवेशों को अर्थात दो सजातीय आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो प्रतिकर्षण बल होता है, तथा दो विजातीय यानी अलग अलग आवेशों के बीच जो बल लगता है उसे हम आकर्षण बल कहते हैं। आगे हम इसी टॉपिक को बढ़ाते हुए देखते हैं कि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आपको न्यूमेरिकल में भी काम आएगा तथा आपको आगे के जो व्यंजक होंगे, डेरिवेशन होंगे, उसमें भी ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का काम करेगा। तो आगे हम देखते हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। मतलब कि इलेक्ट्रिक थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ चार्ज, मतलब कि आवेश की उत्पत्ति का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है हम उसे आगे पढ़ेंगे। हमने कक्षा 11 में पढ़ा है कि जो पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। मतलब किसी पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे अणुओं से मिलकर होता है और ये जो छोटे छोटे अणु हैं, अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अगर हम देखें कि कोई छोटा परमाणु है, इसका समस्त भार जाने तो इसके केंद्र, किसी परमाणु का समस्त भार उसके नाभिक यानी केंद्र में निहित होता है, जिसे हम नाभिक कह देते हैं। नाभिक में दो प्रकार के कण होते हैं, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। तथा नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में, अगर ये नाभिक समझें तो इस नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में इस नाभिक के चारों ओर एक कण चक्कर लगाता रहता है, इसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनता है, जो अणु है वो कई छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनता है। जो किसी परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान होता है वो उसके केंद्र में निहित होता है। इस केंद्र को हम नाभिक भी कह देते हैं। ये नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन में धनावेश होता है तथा न्यूट्रॉन अनावेशित होता है। अनावेशित का अर्थ है कि न्यूट्रॉन में कोई चार्ज यानी कोई आवेश नहीं होता। नाभिक, ये इस नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में कर लगाते हुए पार्टिकल होते हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों में ऋणावेश होता है। करें कि इस इलेक्ट्रॉन में तथा इस प्रोटॉन में कितना आवेश होता है, तो चाहे इलेक्ट्रॉन का आवेश हो या प्रोटॉन का आवेश हो, दोनों परिमाण में समान होते हैं तथा प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होती है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों के परिमाण चूंकि बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन का परिमाण -1.6 × 10⁻⁻19 तथा प्रोटॉन का परिमाण
प्लस 1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता है। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के आवेशों के परिमाण समान होते हैं, किंतु विपरीत प्रकार के होते हैं, अर्थात एक ऋणावेशित होता है और एक धनावेशित होता है। अर्थात अगर हम दोनों को मिलाकर देखें तो इनके केंद्र में न्यूट्रॉन पाया जाता है जो अनावेशित होता है। अर्थात यदि इन दोनों को हम जोड़ें या ऐड करें तो हमें 0 प्राप्त होगा, जिसका अर्थ है कि न्यूट्रॉन अनावेशित होता है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकट परिक्रमा करते रहते हैं वह बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के निकट यानी पास वाली कक्षा में परिक्रमा करते रहते हैं उन्हें हम बद्ध इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। तथा जैसे जैसे हम दूसरी कक्षा की ओर बढ़ते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की दूरी बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे कक्षा से हम दूरी बढ़ती जाती है, कक्षा से दूरी बढ़ने के साथ साथ आकर्षण बल कम होने लगता है, और आकर्षण बल कम होने के साथ साथ जो केंद्र से ये इलेक्ट्रॉन बंधे रहते हैं वो बल भी कमजोर होने लगता है। इस प्रकार यह आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत हुआ, जिसमें आवेश जो है उसकी उत्पत्ति एक इलेक्ट्रॉन के रूप में होती है जो विद्युन्मय होता है, अर्थात जो आवेशित होता है। हम इस प्रकार हमने देखा कि विद्युत या विद्युतावेश क्या है, इसका मात्रक विमी सूत्र भी हमने देखा, आवेश के प्रकार देखे, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत देखा। अब हम आगे देखेंगे चालक तथा विद्युतरोधी। चालक तथा विद्युतरोधी अर्थात चालक किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न बनता है कि विद्युतरोधी किसे कहते हैं। जो पदार्थ होता है, पदार्थ की गति के आधार पर अगर हम देखें कि पदार्थ की गति के आधार पर इसे 3 वर्गों में बांटा गया है, यानी 3 रूपों में बांटा गया है। पहले को बोलते हैं चालक, दूसरे को बोलते हैं विद्युतरोधी और तीसरे को बोलते हैं अर्धचालक। अब सबसे पहले हम समझेंगे चालक क्या है, इनके कुछ उदाहरण देखेंगे। विद्युतरोधी क्या है, विद्युतरोधी के कुछ उदाहरण देखेंगे। अर्धचालक किसे कहते हैं या क्या हैं, और इनके कुछ उदाहरण समझेंगे। देखिए, चालक, विद्युतरोधी या अर्धचालक ये क्या है, पदार्थ ही हैं। पदार्थ की गति के आधार पर ही पदार्थ के क्या हैं, प्रकार हैं। तो अगर हम एक ऐसा पदार्थ लेते हैं जिसमें यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करें और ये पदार्थ अपने में से विद्युत धारा को पूर्णतः क्या होने दे, प्रवाहित होने दे, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, चालक। जैसे अगर यदि हम किसी एक चम्मच को लेकर किसी आग के सामने उस चम्मच को ऐसे लगाते हैं तो हम देखते हैं कि पहले चम्मच का ये वाला पार्ट गर्म होता है, धीरे 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 जिस भाग में आपने पकड़ के रखा है वो भाग भी गर्म हो जाता है। अर्थात चालक वे पदार्थ हैं जो विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देते हैं। अगर हम चालक के उदाहरण देखें तो जितनी भी धातुएं हैं सब चालक होती हैं, अर्थात अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देती हैं। पृथ्वी भी विद्युत का अच्छा चालक है। पृथ्वी में भी विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। पृथ्वी में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है, आपने देखा होगा जब कोई घर वगैरह में लाइट का कनेक्शन होता है
तो अर्थ वाली लाइट के साथ एक फेस वाली लाइट होती है, जिसे ऐसे जमीन में दफना दिया जाता है, यानी भू संपर्कित कर दिया जाता है, यानी पृथ्वीकृत कर दिया जाता है, जिससे जो एक्स्ट्रा लाइट अर्थात जो करंट उतर रहा होता है घर की दीवारों में सीलन आने से, वो सब कहाँ चला जाता है? पृथ्वी में चला जाता है, और यहाँ ये जीरो आवेश बचता है, यानी यहाँ का जो करंट होता है वो खत्म हो जाता है। अगर यह आवेश अगर नीचे नहीं गया होता, इसका अर्थ क्या होता? पृथ्वी विद्युत की चालक नहीं होती, किंतु यहाँ जो उत्पन्न आवेश था वो चूंकि पृथ्वी में चला गया, इससे क्या सिद्ध होता है कि पृथ्वी भी विद्युत की अच्छी चालक है। इसके बाद देखते हैं विद्युत रोधी और चालक होते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने का कारण इसकी फ्लेक्सिबिलिटी अर्थात जो यह विद्युत धारा को प्रवाहित होने देती है। तो इसमें अगर हम देखें तो चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होती है? सर्वाधिक होती है। और यह चालक के अंदर, यानी ये जो पदार्थ होते हैं उनके अंदर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से क्या करते हैं? गति करते हैं, इसीलिए इन्हें चालक कहा जाता है। अगर हम देखें कि विद्युत रोधी, तो ऐसे पदार्थ जिनमें यदि हम धारा प्रवाहित करें किंतु ये अपने में से धारा को प्रवाहित ना होने दे, अर्थात ऐसे पदार्थ जो अपने में से यानी स्वयं में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, विद्युत रोधी कहलाते हैं। विद्युत रोधी में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन इनकी संख्या बहुत ही कम होती है, संख्या कम होती है, कुल कहा जाए कुल मिलाकर तो इनका अभाव होता है, अर्थात इनमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। अगर विद्युत रोधी के एग्जाम्पल देखें तो रबर, लकड़ी, प्लास्टिक आदि। तीसरा है अर्धचालक, अर्थात अर्धचालक किसे कहते हैं? अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालक से तो कम होती है किंतु विद्युत रोधी पदार्थों से ज़्यादा होती है। तो हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि अर्धचालक ऐसे पदार्थ हैं जिनकी चालकता चालक तथा विद्युत रोधी दोनों के बीच में होती है, ये सब अर्धचालक कहलाते हैं। और अर्धचालक के अगर एग्जाम्पल देखें तो वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालकों के अच्छे उदाहरण हैं। ये एग्जाम्पल काफ़ी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, खासकर अगर आप ऑब्जेक्टिव देखें तो पूछ लेता है कि निम्न में से कौन से अर्धचालक हैं, तो आप बता सकते हैं कि सिलिकॉन या जर्मेनियम। इसके अलावा यहाँ भू संपर्कण भी हमने देखा कि जब यहाँ कोई चार्ज होता है, इसे यदि एक वायर के द्वारा पृथ्वी में जोड़ दिया जाए तो यहाँ का जो आवेश होता है पृथ्वी में चला जाता है और यह अनावेशित हो जाती है, अर्थात यानी यहाँ का करंट समाप्त हो जाता है, जिसे हम भू संपर्कण कह देते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे और कल आगे से हम प्रेरण द्वारा आवेशन आगे से टॉपिक को कैरी करेंगे। तो आज की क्लास, आपकी फिजिक्स की क्लास आपको कैसी लगी ये ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स पे बताएं। और अभी हमारा चैनल नया है, इसलिए इसे खूब सब्सक्राइब करें, जिससे अधिकतम से अधिकतम लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। और हिंदी मीडियम के बच्चे जो बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर पाना चाहते हैं, वो लगातार हमसे फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस इसी चैनल पर अगर वो बने रहते हैं तो उन्हें मिलेगी। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक, अपने दोस्तों तक, भाई बहनों तक इसे पहुंचाएं, जिससे आपको पढ़ाई में आसानी हो सके। जय हिंद।